हमें पढ़ना है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब होता है उपयोग, ठीक। उपयोग में सबसे पहली हेडिंग क्या है? गॉस की प्रमेय की सहायता से बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन। इसमें दो हेडिंग रहेगी। कितनी हेडिंग है? दो हेडिंग। दो हेडिंग कौन कौन सी है? एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करेंगे और दूसरा क्या करेंगे? कूलाम के नियम का निगमन करेंगे। मतलब जो कूलाम का फार्मूला पढ़े हो, कूलाम का फार्मूला क्या पढ़े हो? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। तो उसका निगमन करेंगे, ठीक। और क्या करेंगे? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करेंगे, ठीक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? बिंदु आवेश के कारण। अगर जैसे बिंदु आवेश है, कोई बिंदु आवेश Q है, इससे स्मॉल r दूरी पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q/R² होता है ना। 1/4πε0 वो वाला आवेश और ये डिस्टेंस का स्क्वायर। जिस पॉइंट पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वहाँ तक के डिस्टेंस का स्क्वायर। कहाँ से? इस बिंदु आवेश से, ठीक है ना। तो ये होता है किसका? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब ये हमें क्या करना है? डिराइव करना है, इसको लाना है। लेकिन किसकी सहायता से लाना है? गॉस की प्रमेय की सहायता से, ठीक। क्योंकि गॉस की प्रमेय की सहायता से इसके पहले अलग से इसको सॉल्व किए हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हमें गॉस की प्रमेय का यूज करके करना है। तो गॉस की प्रमेय जब भी यूज करना हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट ही क्या कहता है कि जो कोई भी सरफेस हो वो कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए, चारों तरफ से बंद होना चाहिए, ठीक। मतलब गॉस की प्रमेय को लागू करने के लिए हमें कैसा सरफेस चाहिए? क्लोज्ड सरफेस चाहिए, चारों तरफ से बंद सरफेस चाहिए, तभी तो लगाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इस एप्लीकेशन में जो भी सरफेस क्लोज्ड सरफेस लेंगे उस सरफेस को क्या बोला जाता है? गॉसियन सरफेस। क्या बोला जाता है? गॉसियन सरफेस, मतलब गॉसियन सतह, ठीक। क्या बोल सकते हो? गॉसियन सतह बोल सकते हो या गॉसियन पृष्ठ बोल सकते हो। कोई भी पृष्ठ जो काल्पनिक हो, ये गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? एक प्रकार का काल्पनिक पृष्ठ होता है, ठीक। किसी भी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर अगर हम क्या कर दें? एक पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ ले लें। काल्पनिक पृष्ठ मतलब इमेजिन कर ले अपनी तरफ से, रियल में नहीं है, वो इमेजिन करके हम करेंगे, ठीक। तो उस पृष्ठ को क्या बोलते हैं? गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, ठीक। तो यहाँ सबसे पहले मान लेते हैं कि एक कोई बिंदु आवेश है। क्या है? एक बिंदु है, मान लेते O है, ठीक। ये बिंदु O पे एक बिंदु आवेश Q रखा गया है, ठीक है ना। एक बिंदु है O जिस पर बिंदु आवेश क्या रखा है? Q। अब इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है? एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। तो अब यूज करना है गॉस की प्रमेय, तो इसके लिए क्या करेंगे? गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। अब गॉसियन पृष्ठ अपने हिसाब से लेंगे। गॉसियन पृष्ठ कोई भी काल्पनिक पृष्ठ हो सकता है, कोई भी बंद काल्पनिक पृष्ठ हो सकता है। तो जैसे अगर बिंदु आवेश है, ऐसा पृष्ठ लो कि वो क्या हो जाए? चारों तरफ से आवेश को घेर ले, ठीक। आवेश उसके अंदर है और सुइटेबल रहे, उसको यूज करने में आसानी रहे हमें, ठीक। जैसे अगर कोई बिंदु के आकार का है आवेश, किसी पॉइंट पे रखा गया, तो उसके लिए जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो कैसा होगा? स्फेरिकल होगा, गोलीय गॉसियन पृष्ठ होगा। कैसा होगा? गोलीय गॉसियन पृष्ठ। लेकिन जैसे मान लो एक लाइन है, ठीक, ये कोई ऐसा वायर है, इस वायर पे आवेश ऐसे रखा है, तो ये आवेश कैसा है? रेखीय आवेश है, ठीक। कैसा आवेश है? रेखीय आवेश। तो इसके लिए जो गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे वो कैसा होगा? बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे हम गोला नहीं बना सकते। मान लो इनफाइनाइट वायर है तो कितना बड़ा गोला बनाएंगे? बहुत बड़ा गोला बनेगा ना। और गोले के ये वायर के हर पॉइंट से गोले की जो डिस्टेंस होगी उसके परिध जैसे लोगे, अगर सर्कल है तो उसके जो परिध होगी तो वो अलग अलग डिस्टेंस पे होंगे ना। या गोले के पृष्ठ पर कोई पॉइंट लोगे वो वायर के अलग अलग, सबका डिस्टेंस अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ से गॉसियन पृष्ठ हम ऐसा नहीं ले सकते। यहाँ कैसा लेंगे?
ये बेलनाकार पृष्ठ लेंगे। कैसा लेंगे? बेलनाकार गासियन पृष्ठ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखोगे ये यूनिफॉर्म रहेगा, यहाँ से देखो ये हर जगह पे देखो बेलनाकार लेंगे तो ये डिस्टेंस बराबर रहेगी, ठीक। मतलब ये वाले जो वायर रहेगा उसको अक्ष मान के हम लोग क्या कर देंगे, एक बेलनाकार पृष्ठ खींच देंगे जिसकी रेडियस रहेगी कुछ ना कुछ फिक्स रहेगी। आधार का जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, फिक्स रहेगी ना। तो ये यहाँ पे कैसा पृष्ठ लेंगे, बेलनाकार गासियन पृष्ठ लेंगे, ठीक है ना। ऐसे अगर इनफाइनाइट सतह है कोई तो उसके लिए भी बेलनाकार लेंगे, आगे वहाँ पे बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से सबसे पहले देखो पृष्ठ की जैसे भी बात करते हैं यहाँ पे, तो कैसा पृष्ठ बनेगा गासियन पृष्ठ। देखो ये क्योंकि बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश के लिए कैसा गासियन पृष्ठ होगा, गोली गासियन पृष्ठ होगा, ठीक। स्फेरिकल गासियन सरफेस होगा और वो सरफेस जो होगा उसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, स्मॉल आर, क्योंकि हमें कितनी डिस्टेंस पे निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, स्मॉल आर डिस्टेंस पे ना। जो पॉइंट है कितनी दूरी पर है इस आवेश से, स्मॉल आर दूरी पर। तो इस जो बिंदु O है इसको केंद्र मान करके OP दूरी का एक गोली गासियन पृष्ठ खींच लेंगे। क्या करेंगे, गोली गासियन पृष्ठ खींचेंगे, ठीक। तो यहाँ से देखोगे जैसे ये गोली गासियन पृष्ठ हो जाएगा। अब लिखोगे कैसे, मान लो तो लिखोगे कैसे, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, मान लेंगे कि एक बिंदु आवेश Q है, एक बिंदु है O है जिस पर बिंदु आवेश Q रखा गया है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु कैपिटल P जिस पर क्या निकालना है हमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बिंदु O को केंद्र मानकर OP दूरी की त्रिज्या का एक काल्पनिक गोली पृष्ठ खींचेंगे जिसे क्या बोलेंगे, गोली गासियन पृष्ठ बोलेंगे, ठीक। क्या बोलेंगे, गोली गासियन पृष्ठ। अब यहाँ पे जैसे गोली गासियन पृष्ठ लिए तो इसके पृष्ठ पे जैसे जहाँ पॉइंट P है उसी के बगल में क्या ले लेते हैं, एक लघु क्षेत्रफल अवयव। क्या लेते हैं, एक लघु क्षेत्रफल अवयव DA ले लेते हैं। क्या लेते हैं, लघु क्षेत्रफल अवयव DA लेते हैं। अब जैसे यहाँ देख रहे होगे कि जो गोली गासियन पृष्ठ है वो कैसा है, स्फेरिकल है। स्फेरिकल होने का मतलब है कि जो इसकी रेडियस r है ना, ये हर पॉइंट पे जैसे ये इसके सरफेस के हर पॉइंट को अगर केंद्र से मिलाएंगे तो वो डिस्टेंस क्या होगी, r ही होगी ना। तो अगर यहाँ पे जैसे सरफेस ले रहे हो, जैसे मान लो कि ये बड़ा सरफेस ऐसा ले रहे हो तो ये कैसा दिखेगा, कर्व दिखेगा, कर्व के आकार में ना, ऐसा झुका हुआ दिखेगा। लेकिन इसको अगर छोटा छोटा बहुत छोटा करते चले जाएं तो ये छोटा करते चले जाएंगे तो ये कर्व वाला पोर्शन क्या होगा, दिखेगा नहीं ना, धीरे 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 ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जैसे बहुत छोटा अवयव लेंगे तो ये वाला कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन के जैसे दिखेगा। कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन ना। अगर सरफेस होगा वो भी एकदम प्लेन जैसा दिखेगा, प्लेन जैसे ये बोर्ड है ऐसा प्लेन दिखेगा। तो ये जो सरफेस है बहुत छोटा सरफेस लिया तो ये भी कैसा होगा, एकदम प्लेन के जैसा होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ऐसे बाहर की ओर होगा। ऐसे तो पढ़े ना, जैसे ये वर्ड का क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, ऐसे बाहर की ओर होगा। तो इधर भी क्या होगा, इस पॉइंट पे बिंदु O पर अगर देखेंगे तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इधर होगा ना, ये DA वेक्टर, ठीक। और जो इस बिंदु से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन भी क्या होगी, यही तो होगी, ऐसे वो भी तो ऐसे जाएगी, तो ये सेम डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब ये बात समझ रहे हो। जैसे ये वाला जो सरफेस लेंगे, इस सरफेस का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो ऐसे बाहर की तरफ रहेगा, परपेंडिकुलर ही रहता बाहर की तरफ। और इस बिंदु से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं भी क्या होंगी, इसी डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी सेम डायरेक्शन में होगी। जो डायरेक्शन क्या है, क्षेत्रफल सदिश क्या है, वही डायरेक्शन क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र का, ठीक है ना। ध्यान से सुनते रहना, देखते रहना, बाद में ये पूछेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब DA वेक्टर और वेक्टर E के बीच का एंगल क्या होगा, बताओ। वेक्टर E और DA वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री ना, क्योंकि दोनों कैसा है, सेम डायरेक्शन में। इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक। अब इस लघु क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को हम किससे व्यक्त करेंगे, D फाई सफिक्स इस, क्योंकि छोटा है, छोटा सा अवयव लिए हैं तो D फाई सफिक्स E होगा, बराबर किसके होगा, वेक्टर E डॉट DA वेक्टर। ये कहाँ से लिखे,
वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से लिखे हैं। कहाँ से? पीछे पढ़े थे ना, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा फाई सफिक्स सी बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो छोटा सा अवयव है तो डी फाई सफिक्स सी, छोटा सा क्षेत्रफल सदिश है डी ए वेक्टर। ठीक, अब ये मिल गया तो यहाँ से देख रहे होगे कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो क्या मिलेगा, ई डी ए कास 0 डिग्री मिल जाएगा। और कास 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ई डी ए हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, इतनी बात समझ में आई? तो डी फाई सफिक्स सी बराबर ई डी ए हो जाएगा ना। अब हमें क्या चाहिए, पूरे सरफेस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स चाहिए। पूरे सरफेस से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो चाहिए हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस छोटे से जो अवयव मिला है इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसका क्या कर देंगे, होल इंटीग्रेशन नो, इस पूरे पार्ट का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो पूरे सरफेस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या लिखोगे, संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ कैसा है, गासियन ना, संपूर्ण गासियन, गासियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई सफिक्स ई। पूरे का इंटीग्रेशन कर दिए तो कुल फ्लक्स क्या बोल देते हैं, फाई सफिक्स ई। वो किसके बराबर होगा, कैसा सरफेस है, बंद ना, तो कैसा इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। अब डी ए की जगह डी एस वेक्टर भी ले सकते हो, जरूरी नहीं डी ए, सरफेस एस से भी ले सकते हो, ए से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। मतलब इसके जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, डी फाई सफिक्स ई लिख देते हैं, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे ना। तो डी फाई सफिक्स मतलब छोटे से अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा हमें मिल जाएगा। तो डी फाई सफिक्स ई की वैल्यू यहाँ से रखो तो क्या होगा, ई डी ए हो जाएगा। अब ई डी ए में ये जानते हो कि ये ई डी ए है, ई तो अगर इस बिंदु आवेश के कारण इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो वो तो फिक्स होगा ना, कांस्टेंट होगा, ई माने है तो ई फिक्स है। इस पॉइंट पे तो जितना इसके कारण होगा वही रहेगा, क्या कम ज़्यादा होगा नहीं। कम ज़्यादा कब होगा, जब इस आवेश का मान बढ़ाएंगे या इसकी दूरी का मान बढ़ाएंगे। यही तो होता है। किस पे डिपेंड करता है, क्यू पे डिपेंड करता है और आर पे डिपेंड करता है। क्यू का मान बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, आर का मान बढ़ाएंगे तो घटेगा, इन्हीं दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना। अब हमें तो ये फिक्स इसी पॉइंट पे चाहिए, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए दूरी भी फिक्स हो गई, आवेश भी फिक्स हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ई भी क्या होगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट पे इंटीग्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ई को क्या कर लेते हैं बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, डी ए वेक्टर, डी ए मतलब इतना। ठीक, और डी ए की वैल्यू क्या होती है, डी ए की वैल्यू, अगर एक आर त्रिज्या का कोई गोलीय पृष्ठ है तो उसका क्षेत्रफल कितना आता है, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, बस यही तो ये क्या लिख लेंगे, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस क्या है, स्मॉल आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब हमें क्या करना, अभी तक क्या कहीं पे गॉस के प्रमेय का यूज हुआ नहीं ना, लेकिन हमें किसका यूज करना है, गॉस की प्रमेय का यूज करके निकालना है ना। तो गॉस की प्रमेय क्या कहता है कि अगर कोई बंद पृष्ठ है तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसके अंदर रखे आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यही तो होता है। तो गॉस की प्रमेय से अगर हम बात करें, गॉस की प्रमेय से अगर बात करते हैं तो फाई सफिक्स ई की वैल्यू क्या होगी, फाई सफिक्स ई की वैल्यू होगी Q/ε0, क्योंकि इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, Q आवेश है। तो Q का 1/ε0 गुना मतलब Q/ε0। तो ये समीकरण 3 बोल सकते हो। अब समीकरण 2 से समीकरण 3 में मान रखने पर, तो मान रख दो, फाई सफिक्स ई का मान रखो समीकरण 2 से समीकरण 3 में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, फाई सफिक्स ई की जगह कितना है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर।
तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन। तो E बराबर कितना हो जाएगा, ये E को इधर E को छोड़ दो, बाकी सबको इधर लेके चले आओ। तो 1/4 पाई, ये एप्सिलॉन नॉट इसके साथ लगा दो, Q अपान आर स्क्वायर। तो यही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, बिंदु आवेश के कारण क्या मिल गया, वैद्युत क्षेत्र की, यही तो फार्मूला होता ना। ठीक, किसकी सहायता से किए, गॉस की प्रमेय से। ठीक, तो ये भी हेडिंग इंपॉर्टेंट हेडिंग, ठीक, पेपर में कई बार पूछी गई है। तो अब इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, कूलाम के नियम का भी निगमन कर लेते हैं इसी में दोनों हेडिंग। अगर ये बोलता है बिंदु आवेश के कारण गॉस की प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, तो केवल यही तक करेंगे बस, इसके आगे छोड़ देंगे, मतलब इसके आगे नहीं करना है, छोड़ देंगे अभी। ठीक, लेकिन अगर कहता कूलाम के नियम का निगमन करो तो इसके आगे भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि जैसे मान लेते हैं, माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। क्या रखा गया है, हाँ, बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। तो अगर इस बिंदु पर Q0 परीक्षण आवेश रखा गया है तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से क्या पढ़े हो, Q इंटू E पढ़े हो, Q0 हो जाएगा यहाँ, Q0 है। ठीक, अगर कोई आवेश यहाँ रखा है Q0 इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि इसके इस आवेश के क्षेत्र है ना यहाँ तक, इसके आगे भी होगा, इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, इसके कारण यहाँ पे फोर्स लगेगा, वो किसके बराबर, Q0 इंटू E के बराबर, क्योंकि E यही तो पढ़े हो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा, E बराबर F अपान Q0 पढ़े हो। ठीक, अब ये E की वैल्यू यहाँ पे ले आके रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर इंटू Q0। ठीक, और यही तो कूलाम का नियम है कि अगर दो आवेश Q और Q0 स्मॉल r दूरी पर रखे हों तो उनके बीच लगने वाला कूलम बल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान आर स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं। ठीक, मतलब दो लाइन और कर देना बस, यहाँ तक जैसे किए हो, इसी दोनों हेडिंग वही है, सेम है, थोड़ा सा ये दो लाइन और कर देना है तो ये दूसरी हेडिंग बन जाएगी। ठीक, मतलब एक हेडिंग के अंदर दो है। ठीक, ये याद रखना, चाहे क्या बोले, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो या कूलाम के नियम का निगमन करो, किसकी सहायता से, गॉस की प्रमेय की सहायता। तो ये इतना पूरा रहे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना तो यहीं पे छोड़ दोगे, कूलाम के नियम का निगमन करना है तो यहाँ तक करो।